थोड़ा सा जागने में भी टाइम लग रहा है। हमने बात स्टार्ट की थी कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए मौजूद है, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, उसके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उसको वो कोड करेगा, उसको वो कॉपी करेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए की फॉर्म में उसको कॉपी करेगा। ये हमारे पास है आरएनए और ये हमारे पास है डीएनए। इसको कॉपी करेगा। उसके बाद जब आपके पास ये आरएनए बन जाएगा तो आरएनए यहाँ से बाहर आएगा न्यूक्लियस से। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जो दो सब यूनिट्स थे राइबोसोम्स के, उनके बीच में ये जाके यहाँ फंस जाएगा और उसके बाद आपके पास जो है वो टी आरएनए मुख्तलिफ आएंगे और टी आरएनए आके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आपके पास जो राइबोसोम है इसके ऊपर आके लगेंगे और राइबोसोम्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहें होंगी। एक पी साइट है, सबसे पहले वाली ए साइट है, फिर पी साइट है और फिर आपके पास ई साइट है। ठीक है जी। तो ये जब मूव करके आएगा तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर आके लगेगा और उसके बाद ये एक आपके पास टीआरएनए जो है वो आके इस राइबोसोम्स के ऊपर लगना शुरू होंगे। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि सबसे पहले वो आके जो स्टार्ट है वो स्टार्ट होगा कोडॉन से। स्टार्ट कोडॉन से वो यूजली AUG है और यहाँ पर जो आपके पास अमीनो एसिड लगेगा उसका नाम है मिथ्यूनिन। आपके पास 3 जो है वो एंड कोडॉन्स होते हैं जो कि बताएंगे कि आपके पास कब आके जो है वो ये प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने कोडॉन्स की बात की थी। कोडॉन हमने कहा था कि आपके पास ये खास 3 यूनिट्स या 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक सीक्वेंस बनता है, उसको हम कोडॉन कहते हैं। वो mRNA के ऊपर होता है और वो कोड करता है फॉर प्रोटीन, फॉर अमीनो एसिड्स, और फिर ये अमीनो एसिड्स मिलते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। जब एंड कोडॉन आता है तो वो खत्म हो जाते हैं। इसके पास जो इसका ये वाला हेड है टीआरएनए का, यहाँ पर अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर एंटीकोडॉन्स होंगे और वो रीड करके इसके ऊपर आके अटैच होंगे और आपके पास ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। ऐसी हमने कुछ बातें की थी। अब एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है, यहाँ तो ट्रांसलेशन खत्म होगी, यहाँ बना आपके पास न्यूक्लियस के अंदर mRNA और यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेट हो गया साइटोप्लाज्म में mRNA इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सवाल अब आपके पास ये बनता है कि ये सारा काम हुआ क्यों? ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हम यहाँ बना देते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन यूं करके बन जाती है, इसका बनने का फायदा क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड जो थी, इसके बनने का फायदा क्या है? कोई मुझे इसके बनने का फायदा बता सकता है? इसका क्या फायदा होगा? ठीक है, अच्छा, इसके बनने का फायदा ये है, देखो इससे पहले हमने बीटल टेटम का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। बीटल टेटम का एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक बात कही थी कि बीटल टेटम ने कहा कि एक जीन एंजाइम को बनाएगा जो अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा। अगर वो जीन नहीं काम कर रहा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। हमने कहा उनका आइडिया बहुत अच्छा था। उसी आइडिया को लेकर लोगों ने थोड़ा चेंज किया। लोगों ने कहा कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस देते हैं कि एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और उसके बाद फिर वो काम करती जाके। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बेसिकली क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन नहीं बन रहा। दिमाग में आपके पहले, जब मैं भी छोटा था, मेरे दिमाग में आता था कि जिस तरह से वो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है प्लांट के अंदर विद ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वैसे यहाँ पर प्रोटीन बन रही होगी। लेकिन ये वो प्रोटीन नहीं है, ये मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होने वाली प्रोटीन है। ये हार्मोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या आपके पास एंजाइम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होगी। जिन जिन लोगों को सेल्स ऑर्गेनल्स और सेल मेम्ब्रेन का याद होगा उनको पता होगा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जिस तरह से आइसबर्ग प्रेजेंट होते हैं ना पानी के अंदर, वैसे ही आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनको बनाने में भी यही पॉलीपेप्टाइड चेन इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, तो ये बेसिकली वो मैसेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या वो सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा जो डीएनए काम करवाना चाह रहा है। इसीलिए हम इसका दूसरा नाम जीन एक्सप्रेशन भी देते हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा जी कि जो जीन्स जो डीएनए के ऊपर मौजूद थी वो कॉपी ऊपर बाहर गई और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करवाया। ठीक है, अच्छा जी बिल्कुल, लोगों ने आज जवाब भी दिया हुआ है। एंजाइम्स भी प्लस साथ साथ इसके अलावा उसके अंदर वो आपको हार्मोन्स में भी बनाने में मदद देता है, आपके मुख्तलिफ कोई मेटाबोलाइट्स हैं, जो भी मेटाबोलाइट्स हैं उनको मदद देता है। हीमोग्लोबिन आपके पास एक कैरियर है, उसको बनाने में मदद देगा, ये मुख्तलिफ काम करवाएगा आपके पास, किसी भी फॉर्म में सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर 5 प्राइम और 3 प्राइम वाली बात बता दीजिएगा। अच्छा, एमआरएनए के अंदर जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है उसकी बात पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा देखो, हमने बात ये कही थी कि हमारे पास जो डीएनए है वो तो दोनों साइड से रन कर रहा होगा, यानी उसके पास एक साइड होगी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक साइड होगी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने कहा था पॉलीमरेज जब भी अटैच होगा, जब भी कभी पॉलीमरेज अटैच होगा, वो रीड कहां से कहां करना शुरू करेगा, वो रीड करना शुरू करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जैसे वो आरएनए की रेप्लिकेशन के अंदर भी रीड करता था। अब आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करना, अब चाहे इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर लगे या इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज यानी स्ट्रैंड से आरएनए बनाना है, दोनों सूरतों में आपके पास जो अब बनेगा ये इसके इसके सामने क्या लगेगा 5 प्राइम, इसके सामने क्या लगेगा 3 प्राइम। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके सामने क्या होगा 3 प्राइम, इसके सामने क्या होगा 5 प्राइम। तो अगर मैं इस ब्लू को यहां लिखूं तो मेरा ब्लू क्या बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी जब भी आपके पास आरएनए स्ट्रैंड बनेगा तो वो यही बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम से रीड करना शुरू कर रहा है ना वो 3 प्राइम। अब आप लोग क्लास में बैठे हो सारे के सारे, अब मैंने डिटरमिन करना है कि आपकी क्लास का फ्रंट और बैक क्या है, बैक बेंचर्स कौन से और फ्रंट बेंचर्स कौन से। तो मैं कहूंगा कि जी बोर्ड के पास जो लोग बैठे हैं वो फ्रंट है, जो बिल्कुल बोर्ड से दूर बैठे हैं वो बैक है। तो यहाँ जो फ्रंट लेन में लोग बैठे हुए होंगे वो बोर्ड के पास वो फ्रंट सीट होगी। उसी तरह से यहां से जो स्टार्ट हो रही है कहानी, ये पूरा जो बनना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पॉलीमरेज आके अटैच होगा, जहाँ टीचर खड़ा हुआ है, वो जगह क्या होगी, वो फ्रंट सीट होगी, वो फ्रंट बेंच होगी। तो फ्रंट की वजह से बेंच होगी, तो फ्रंट की वजह से नींद लगे हुए होंगे। ठीक है, इंट्रॉन एक्सॉन को भी जिक्र कोई पूछ रहा है। इंट्रॉन एक्सॉन्स कल मुझे बताना भी था, रह गया था। देखो हमारे पास जीन्स मौजूद है थ्रू आउट द डीएनए, थ्रू आउट द डीएनए जीन्स मौजूद है। उन जीन्स के अंदर से आपने सिर्फ उन जीन्स को ही आगे फॉरवर्ड करना है यहां से बाहर, कि जिनकी एक्सप्रेशन होनी है। अब आपको समझ में आ गया ना एक्सप्रेशन किसको कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है। जिनकी एक्सप्रेशन चाह रहे होगे बस उन्हीं जीन्स को आगे फॉरवर्ड करना है। जिन जीन्स की एक्सप्रेशन करवानी है, जिनको कोड करवाना है, या जिनको क्या कहो कि डिकोड करवाना है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, उन जीन्स को या उस पार्ट ऑफ द आरएनए को हम कहते हैं एक्सॉन। जिसको हमने कोड नहीं करवाना या वो जीन्स कैरी कर रहा है जिनकी यहां पर एक्सप्रेशन नहीं दरकार इस वक्त आपको, उनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो जब ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जब होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद की मॉडिफिकेशन, उसके अंदर से स्प्लाइसोसोम वो इंट्रॉन्स निकाल देते हैं कि जिनको एक्सप्रेस नहीं होना, और जिनको एक्सप्रेस होना है वो एक्सॉन्स उनको जोड़ देते हैं आपस में, एक सीक्वेंस बना देते हैं उनकी। इसकी मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पे आपका जब एडमिशन होगा, आप लोग अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वो आपको बता देंगे और लिख के भी दे देंगे कि आपने सिर्फ इतनी इतनी सी चीजें देनी है, यानी 10 डॉक्यूमेंट्स में से भी आपने सिर्फ 5 देने या 6 देने, बाकी 4 या बाकी 5 नहीं देने आपने। तो जिनकी जो रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जाएंगे लेके, आप सारे भले से जा रहे हो। सेम चीज यहां पर भी होती है। ऑन दी सेफ साइड सारे के सारे कॉपी तो हो जाते हैं एमआरएनए के ऊपर, लेकिन उनमें से जो एक्सप्रेस होने वो सिर्फ बाकी रहते हैं, जिनको एक्सप्रेस नहीं होना, जिन कोड्स को, जिन जीन्स को, वो सारे के सारे वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो डीएनए रेप्लिकेशन भी बनेगा वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। इंट्रॉन नॉन कोडिंग जोन तो कह सकते हैं, लेकिन नॉन कोडिंग इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन कह सकते हैं उसको। नॉन कोडिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च
कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जिसको आप जंक कहो, जिसको आप कहोगे बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा कोई काम नहीं। काम होता है, उस वक्त नहीं होता या अब नहीं हो रहा होता, लेकिन काम उसका कभी ना कभी होता है। तो नॉन कोडिंग इन द सेंस ऑफ ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन में उसको कोड नहीं करना होता, इस वजह से उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इससे जरा एक स्टेप आगे चलते हैं, म्यूटेशंस की बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक जो है म्यूटेशंस का, उसको देख लेते हैं। म्यूटेशंस जो हैं, हमने बीटल टेटम के अंदर भी म्यूटेशंस देखी थी, और दो तीन चीजों के अंदर म्यूटेशन देखी। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैंने आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन का वो जो एक्सपेरिमेंट है मिसेल्सन और स्टाल का रिगार्डिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो मैंने पढ़ाया था, जिसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का उन्होंने टेस्ट किया था। उसको जरा एक नजर देख लेना, छोटा सा टॉपिक है, वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, देखो मिसेल्सन अभी तक हम लोग देख चुके, वॉटसन क्रिक का भी हमने देखा, हमने डीएनए रेप्लिकेशन भी पूरी देख ली। तो ये बात अब थोड़ी बेहतर आसानी से आ जाएगी। मैं हमेशा जब भी डीएनए रेप्लिकेशन बनाता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये बनाया और इसके साथ एक ब्लू बनाया, इस तरह से बनाता हूं मैं। तो ये ब्लैक वाला जो है आपके पास, ये पुराने डीएनए का स्ट्रैंड है, ओल्ड, और जो ये ब्लू वाला है, ये आपके पास डीएनए का न्यू स्ट्रैंड है। न्यू स्ट्रैंड कौन सा है? नया स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो ब्लैक ओल्ड है, न्यू ब्लू वाला है। मैं जब भी बनाता हूं ऐसे ही बनाता हूं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि शो करना चाहता हूं मैं, या ये एक समझो कि रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसका एक स्ट्रैंड पुराना होता है और हमेशा एक स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव जो होता है। जब डीएनए डिस्कवर हुआ तो लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ अपनी थ्योरीज दी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आती है वो किस फॉर्म में होती है। आप लोगों ने एमसीक्यूज में भी देखा होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि कंजर्वेटिव हमारे पास जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो सेम ही रहते हैं, वो सेम रहते हैं। कोई एडिशन वेडिशन होती तो इन्हीं के अंदर हो जाती है, बाकी दोनों स्ट्रैंड सेम रहते हैं, इनमें कोई एक नया या एक पुराना नहीं बनता। एक आपके पास थ्योरी आई, एक कॉन्सेप्ट आया सेमी कंजर्वेटिव का। उन्होंने कहा कि आपके पास जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, तो आपके पास एक स्ट्रैंड पुराना होता है जो कि मेन स्ट्रैंड होता है, जो टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, और एक स्ट्रैंड आपके पास नया होता है जो उसको देख के कॉपी करके बनाया जा रहा होता है या बनता है। एक थ्योरी आपके पास आई, उन्होंने कहा कि आपके पास जो डीएनए है वो ना तो एग्जैक्ट वैसे ही रहता है, ना उसके अंदर एक नया एक पुराना होता है, बल्कि उसके अंदर क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस या इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्स्ड मैनर, आपके पास डीएनए के कुछ पार्ट्स पुराने, कुछ पार्ट नए, कुछ पार्ट पुराने, कुछ पार्ट्स नए, यानी स्ट्रैंड में ही चेंजेस आ रही होती हैं। जैसे हम लोग इसको खोल के अगर बनाऊं मैं, तो स्ट्रैंड के अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही होती हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो ये तीन थ्योरीज आई लोगों की कि डीएनए ऐसे रेप्लिकेट करता होगा। या तो आपके पास रेप्लिकेशन ऐसी होती है कि एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी बन जाती है दोनों स्ट्रैंड्स की, या आपके पास एक पुरानी कॉपी रहती है और एक नई कॉपी आ जाती है, यानी उसकी कॉपी, एक पुराना स्ट्रैंड रहता है, उसकी कॉपी आ जाती है। तीसरा ऑप्शन लोगों ने ये दिया कि हो सकता है कि इसके अंदर डीएनए के अंदर कुछ पैचेस या कुछ एडिशन जो नए न्यूक्लियोटाइड्स की है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्सिव या पैचेस की फॉर्म में होगी, वो ना कि पूरा स्ट्रैंड चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब ये बातें तो थी सबकी, लेकिन अब ठीक, तो अब ये आपके पास तीन थ्योरीज आ गई, लेकिन अब इन तीन थ्योरीज को प्रूफ भी तो करना है।
एक कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की एक हाइपोथेसिस था, एक सेमी कंजर्वेटिव का हाइपोथेसिस, एक डिस्पर्सिव का। अब इसको प्रूफ कैसे करें कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है? अब जाहिर सी बात है डीएनए तो ऐसे शो नहीं होगा ना कि एक ब्लैक है एक ब्लू है या ब्लू पैचेस के साथ है। ये थ्योरीज थी कुछ लोगों की, उनकी आइडियाज थे कि ऐसे रेप्लिकेशन होती है। फिर आपके सामने मिशेल्सन स्टाल है। मिशेल्सन और स्टाल ने आपके पास एक थ्योरी दी मुख्तलिफ अपने एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद। उन्होंने कहा कि जी हुआ होता कुछ इस तरह से है, इसकी तस्वीर ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने ग्रोथ मीडियम का पढ़ा था अभी बीटल टेटम के एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसी तरह से उन्होंने भी कुछ ग्रोथ मीडियम के अंदर ग्रोथ करवाई कुछ बैक्टीरियम की। और पहले उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई इन हैवी नाइट्रोजन मिशेल्सन और स्टाल। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने एक हैवियर नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया N15 और एक लाइटर नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया N14, और इन दोनों के अंदर उन्होंने ग्रोथ करवा के चेक करने की कोशिश की कि उनके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या आया डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है या नॉर्मल कंजर्वेटिव है। उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया लिया और उसकी मल्टीपल ग्रोथ्स करवाई अपने हैवियर नाइट्रोजन। जहां भी मैं ब्लैक बनाऊंगा इसका मतलब है कि हैवी की बात कर रहा हूं मैं। हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के मीडियम के अंदर ग्रोथ करवाई। अब देखो, आपने सुना होगा जो लोग न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं, वो कहते हैं, वो जानते हैं कि जो आप खाओगे वैसा आप दिखोगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जितना आप फैट यूज करोगे आप फैट हो जाओगे, आप जितना लाइक प्रोटीन रिच डाइट लोगे उतने आप जो है वो लीन रहोगे, वेट कम रहेगा आपका। क्या है वो, क्यों कहते हैं कि जो की चीज आपको सराउंडिंग से मिल रही होती है, आप फीड कर रहे होते हो उसके ऊपर, वही चीज आपकी बॉडी के अंदर का बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो जब उन्होंने नाइट्रोजन प्रोवाइड की, हैवियर नाइट्रोजन प्रोवाइड किया बैक्टीरिया को उसकी मीडियम के अंदर, उसकी ग्रोथ मीडियम, तो बैक्टीरिया ने उसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया। जब बैक्टीरिया ने उसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया तो अल्टीमेटली हुआ आपके पास क्या, कि बैक्टीरिया जो था उसने कुछ कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बाद अपना पूरा का पूरा डीएनए उसका, या मेजॉरिटी ऑफ इस डीएनए वाज कैरिंग हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। उन्होंने उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया कि जिसका डीएनए कंप्लीटली हैवियर नाइट्रोजन से बना हुआ था। वो कैसे बना अभी मैं वो आगे चल के तफसील बताऊंगा। चेक कैसे करेंगे कि ये हैवियर नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन बता तो नहीं रही आपको कि मैं हैवी हूं या लाइट हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सॉल्यूशन के अंदर इसको सस्पेंड किया, एक सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड किया और देखा कि ये कहां आके बैठता है। तो पता चला कि चूंकि ये हैवी था तो ये बिल्कुल बॉटम में या बिल्कुल जो इसकी ट्यूब थी उसकी बिल्कुल जो तह थी उसके पास आके ये नीचे सेटल हो गया। हैवी था, वेट हैवियर था, तो सस्पेंशन जो इन्होंने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया उसके अंदर नीचे सेटल हो गया। ये इंडिकेशन थी कि इस ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है इसके अंदर हैवियर नाइट्रोजन है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, जहां भी मैं ब्लू इस्तेमाल करूंगा, ब्लू का मतलब है कि यहां पर लाइटर नाइट्रोजन की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस हैवियर बैक्टीरिया को निकाला और लाइटर नाइट्रोजन के एक ग्रोथ मीडियम में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी बैक्टीरिया को निकाल के लाइटर नाइट्रोजन के मीडियम में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब देखो वो क्या करेगा। एक नॉर्मल थिंकिंग है आपकी कि कल तक जो है वो आप सब्जियों पे गुजारा कर रहे थे, ठीक है, वो भी उबली हुई, और 2 दिन के बाद आपको चिकन मीट खाने को मिल गया, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको खाने में मजा आएगा, चेंज आएगा आपके अंदर कुछ ना कुछ। सेम कहानी यहां पर भी हुई। जैसे ये हैवियर नाइट्रोजन एक्यूमुलेटेड डीएनए वाले बैक्टीरिया को निकाल के लाइटर मीडियम ऑफ नाइट्रोजन में प्लेस किया गया, उसने वो लाइटर नाइट्रोजन अपने अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। वही वाली बात कि जो आप खाओगे वैसा आप दिखोगे। जब उसने करना शुरू किया तो होना क्या था, ये रेप्लिकेशन के लिए खुला, इसका एक स्ट्रैंड, इसका दूसरा स्ट्रैंड। ब्लू इंडिकेट कर रहा है कि लाइटर नाइट्रोजन होगा।
अतराफ में जितने भी नाइट्रोजन मौजूद हैं वो उन्हीं को एक्यूमुलेट करेगा, नाइट्रोजन बेस बनाएगा उनसे, और आपके पास जो यहाँ स्ट्रैंड बनेगा इसके साथ वो क्या होगा, वो भी ब्लू होगा। ठीक है, तो हैवियर को जब लाइटर नाइट्रोजन वाले ग्रोथ के मीडियम में ग्रो किया गया तो आप उनको क्या मिला कि एक स्ट्रैंड उनके पास पुराना वाला और एक स्ट्रैंड नया वाला। इस बात का उनको कैसे अंदाजा हुआ, इस बात का उनको ऐसे अंदाजा हुआ कि जब उन्होंने इसको एक मीडियम में ग्रो करवाया, इसी मीडियम में जब इस डीएनए को सस्पेंड करवाया तो उनको ना तो ये ऊपर मिला, पहले तो नीचे मिल रहा था, यहां मिल रहा था, अब कहां मिला, बीच में मिला। बीच में मिलने का मतलब क्या था कि ना तो वो लाइटर है ना तो वो हैवियर है, बल्कि वो इंटरमीडिएट है, यानी उसके पास दोनों तरह के मौजूद हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम ये जो एज्यूम कर रहे हैं कि ये मीडियम में आया इस वजह से है कि इसके पास एक पुराना हैवियर था और एक इसने नया लाइटर एक्यूमुलेट किया है, हैवी लाइट हो गया ना, तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, तो उन्होंने बैलेंस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एक और कंसेक्यूटिव ग्रोथ करवाएं तो ये हमें लाइटर भी शो करेगा। फिर वो कैसे, देखो जरा। उन्होंने इसको फर्दर ग्रो करवाया इसी मीडियम के अंदर, और उनको क्या मिला, इसको अगर सिर्फ एक को उठा के यहां रखो, एक को उठा के यहां रखो, तो इसका एक ब्लैक खुलेगा और इसके साथ इसका एक ब्लू खुलेगा। अब इनके साथ साथ इनके एक डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, ब्लैक वाले के साथ एक ब्लू बनेगा और ब्लू वाले के साथ एक और ब्लू बनेगा। जब इन्होंने इन दोनों को सस्पेंड करके देखा सोल्यूशन के अंदर तो उनको बड़ा एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट क्या मिले कि उनको एक बीच में सस्पेंडेड मिला और एक डीएनए सरफेस पे सस्पेंडेड मिला। पहले यहां था बॉटम पे, ये क्या है इंटरमीडिएट, और ये क्या है सरफेस। तो अब उन्हें ना तो बॉटम पे मिला जैसे पहले मिल रहा था, ना खाली इंटरमीडिएट मिला जैसे यहां मिल रहा था, बल्कि अब क्या मिला, अब एक इंटरमीडिएट पे मिला और एक सरफेस पे मिला। इससे उन्होंने फौरन अंदाजा लगाया, जब ये नीचे बैठ रहा है इसका मतलब है कि इसमें टोटली हैवियर नाइट्रोजन मौजूद है इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर। जब ये इंटरमीडिएट सस्पेंडेड है इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक हैवियर होगा और एक लाइटर होगा। जरा इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट जब दोबारा किया एक और ग्रोथ करवा के, तो अंदाजा हुआ कि अब ना सिर्फ इंटरमीडिएट पे बल्कि सरफेस पे भी है। सरफेस का मतलब है कि तो बिल्कुल ही लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए होगा, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे है ऑफ द सॉल्यूशन इसका मतलब है कि उसके अंदर एक हैवियर होगा और एक लाइटर होगा। जब उन्होंने इसी तरह से इसको ड्रॉ किया इसके डीएनए को, तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि आपके पास जो डीएनए है वो हमेशा अपना एक स्ट्रैंड कंजर्व रखता है, एक स्ट्रैंड कंजर्व रखता है और एक स्ट्रैंड नए सिरे से बनाता है। ठीक है, वो एक स्ट्रैंड नए सिरे से बनाता है। जब वो एक स्ट्रैंड नए सिरे से बनाता है तो इस डिवीजन को क्या कहेंगे, इस एप्लीकेशन को क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव, यानी आदि कंजर्व डिवीजन। आदि कंजर्व कैसे, कि उसके पास एक थ्रेड ओल्ड है, ओल्ड थ्रेड क्या कर रहा है, वो कंजर्व कर रहा है, और एक थ्रेड आपके पास ब्लू वाला जो है वो न्यू है और वो न्यूली फॉर्म्ड है। तो न्यूली फॉर्म चीज तो बिल्कुल नहीं होती है, उसकी कंजर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, दोनों ने मिलके ये चीज प्रूव की, क्या किया, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी उसकी एक स्ट्रैंड कंजर्व्ड रहेगी। इसको एक बार फिर दोहरा देता हूं, इसको अगर इश्यू हो रहा है। अच्छा, यहां पर दो डीएनए होंगे तो ये कहानी दोनों डीएनए के साथ होगी। ये तो एक डीएनए के साथ हुआ है, इसी तरह से ये दोबारा रिपीट होगी, यानी आपके पास टोटल फर्स्ट डिवीजन में दो, तो सेकंड डिवीजन में डीएनए कितने मिलेंगे, चार, एक दो और फिर दोबारा ये एक दो, इसके साथ भी सेम कहानी होगी। ठीक है, तो आपके पास रेशो क्या बनेगा, 1:1 का, यानी 1 आपके पास लाइटर और हैवियर मिक्स, और 1 आपके पास लाइटर में लाइटर, दोनों लाइटर होंगे। ठीक है, वो कंजर्व्ड हुआ है ना, देखो वो कंजर्व्ड है, मैं बताता हूं कैसे कंजर्व्ड है। पहला हैवियर, दूसरा इसको मैं अगर खोलता हुआ चलाऊं साथ में,
देखो जब ये यहां जाएगा क्या होगा, इसका एक थ्रेड ये रहा, इसका एक थ्रेड ये रहा, यानी ब्लैक पार्ट इज कंजर्व, ब्लैक पार्ट पुराना वाला है, यानी पुरानी किसी डिवीजन का पार्ट है। आपके अतराफ में नाइट्रोजन मौजूद है जो कि ब्लू वाली नाइट्रोजन है, लाइटर नाइट्रोजन मौजूद है, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस बनाएंगे, वही न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा बनेगा, वो उसके अंदर शामिल होंगे। आपके पास ये इस तरह से बन गया, इसके साथ भी क्या है, इस तरह से बन गया। कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो जो नए मीडियम में आया तो उसके हिसाब से पुराने वाले मीडियम की चीजें चलाए। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि पिछली रेप्लिकेशन के स्ट्रैंड्स को आगे लेके जाएगा, वो जो पिछली रेप्लिकेशन में जो स्ट्रैंड बना है वो आगे चलेगा। पिछली रेप्लिकेशन का स्ट्रैंड ब्लैक है, नया स्ट्रैंड ब्लू है। अब इसी को अगर मैं फर्दर डिवाइड करवाऊं तो मेरी डिवीजन कैसे होगी, एक मेरे पास ब्लैक स्ट्रैंड है और एक मेरे पास ब्लू स्ट्रैंड है, ये दोनों कंजर्व्ड स्ट्रैंड है। कंजर्व्ड कैसे, ये पिछली रेप्लिकेशन से आया, ये भी पिछली रेप्लिकेशन से आया है, इनके सामने जो बनेगा वो नया होगा। ये मैंने यहां लिखा, ओल्ड वो है जो कंजर्व्ड, जो पिछली रेप्लिकेशन से आया, ब्लू जो है वो न्यू है, वो नया बना है, यहां पर ये नया बनेगा। अब एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर स्टार डाल देता हूं, ये जो नया स्ट्रैंड है, पुराना वाला जो है उसके ऊपर मैंने स्टार डाल दिया, ब्लू के ऊपर। ब्लैक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ब्लू के ऊपर मैंने स्टार डाल दिया। अब अगर मैं इसी एक को चलाता हूं आगे, जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो जरा देखो, ये एक ब्लू स्टार वाला और ये एक ब्लू आपके पास सिंपल वाला। अब ये भी पुराना हो गया, पिछली डिवीजन से आया। अब इनके सामने क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसको साथ साथ लेके चलते जाओ तो ये आपके पास आगे पता नहीं कितनी 100-150 डिवीजन तक ये वाला कंजर्व रहेगा। सेम केस यहां पर भी है। अगर मैं इनकी फर्दर एक और डिवीजन करवाता हूं तो आप देखना कि यहां पर क्या बनेगा, आपके पास तकरीबन आपके पास 1:3 का रेशो बनेगा इसके अंदर। 1:3 कैसे बनेगा, अगर मैं इसकी फर्दर आगे डिवीजन करवाता हूं तो आपके पास ब्लू के 3 बनेंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और आपके पास ब्लैक के साथ ब्लू एक बनेगा, यानी इंटरमीडिएट आपके पास एक बनेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि मैंने अगर इसको स्टार डाला, इस पे स्टार डाला और इस पे स्टार डाला, और अगर मैं इसकी रेप्लिकेशन कराता हूं तो स्टार वाला ये रहा, एक स्टार वाला ये रहा, एक स्टार वाला ये रहा। आपके पास कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि पिछली डिवीजन की जो की वजह से जो बनने वाला स्ट्रैंड है वो कंजर्व्ड है। अगर वो खत्म हो गया या नए सिरे से दोनों स्ट्रैंड बन गए तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी और कहां जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो स्टार्टिंग से जो एक डीएनए चल रहा है वो अब तक चलता हुआ आ रहा है, वो एक स्ट्रैंड चलता हुआ आ रहा है हर एक के अंदर। तो बस इसका रिव्यू छोटा सा ही समझो कि मिशेल्सन स्टाल ने डीएनए रेप्लिकेशन का मोड निकालने के लिए कि किस मोड से रेप्लिकेशन होती है, कंजर्वेटिव होती है या सेमी कंजर्वेटिव होती है या आपके पास डिस्पर्सिव होती है, उसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया को एक हैवियर नाइट्रोजन के मीडियम में ग्रो कराया। जब उसके तमाम के तमाम डीएनए या ऑलमोस्ट तमाम डीएनए जो है वो हैवियर नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गए तो उसने उनको टेस्ट किया कि वो उनका वेटेज कितना है, उनकी डेंसिटी कितनी है। तो देखा कि वो जो है सोल्यूशन के अंदर नीचे सेटल हो रहे थे, इसका मतलब इंडिकेशन थी कि ये हैवी नाइट्रोजन कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इनको ब्लू से मैंने बताया यहाँ पर इन सबको एक लाइटर नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उस लाइटर नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट किया। अब जब उससे अपनी डीएनए रेप्लिकेशन की तो उसके अंदर वो लाइटर नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट किया। तो उन्होंने देखा कि अब जब उन्होंने इस डीएनए को सस्पेंड करवाया एक सोल्यूशन के अंदर तो वो ना तो नीचे सेटल हो रहा था बल्कि अब वो इंटरमीडिएट रुका हुआ था। तो उन्होंने एक एजम्पशन दी इस पे कि ये यूजली इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास एक डीएनए पुराना हैवियर है और एक डीएनए नया लाइटर है, इस वजह से वो बीच में रुका हुआ है ना नीचे बैठ रहा है। उन्होंने कहा इस थ्योरी को और फर्दर टेस्ट करते हैं, इस जो हमने एजम्पशन यहाँ लगाई है उसको। जब उन्होंने इसको फर्दर रेप्लिकेट होने का मौका दिया तो उन्होंने उनको अब एक नया एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, जब उन्होंने इस हाफ हैवी हाफ लाइटर डीएनए को रेप्लिकेट करवाया तो उनको रिजल्ट में क्या मिला, एक इंटरमीडिएट डीएनए और एक बहुत ही लाइटर डीएनए जो बिल्कुल सरफेस पे आ रहा था।
तो उन्होंने जब इसकी इस तरह से डायग्राम्स बनाई और जब उसकी एनालिसिस की डायग्रामेटिकली, तो उन्होंने उनको अंदाजा हो गया इस बात का कि डीएनए हमेशा अपने एक स्ट्रैंड को पिछले डिवीजन के नतीजे से जो बना हुआ है उसको हमेशा कंजर्व रखता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन असल कैरी कर रहा होता है, और एक जो है वो नया बनाता है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे ओरिजिनल आपने पास अपने पास संभाल के रखी हुई है, ओरिजिनल संभाल के रखी है, उसकी फोटोकॉपी आप आगे चला रहे होते हैं, तो एक ओरिजिनल आपके पास हर सूरत मौजूद रहेगी हर डीएनए के साथ, और उसी को देख के एक दूसरा बन रहा होता है। अगर थर्ड कंडीशन में फॉर एग्जांपल यहां पर थर्ड एप्लीकेशन के अंदर अगर हम N15 डाल देंगे, तो क्या होगा कि अब आपके पास ये ब्लैक है तो इसके साथ ये भी ब्लैक एक दूसरा बनेगा। यानी अगर हम थर्ड एप्लीकेशन अगर हमने करवानी है, यानी इसके फौरन बाद अगर हम इसको डालते हैं तो आपके पास ये खुलेगा, तो ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे, एक ब्लैक ब्लू होगा, तो इसमें आपके पास कंडीशन बनेगी इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास एक ब्लैक पुराना बनेगा और एक ब्लैक नया बनेगा, और एक मेरे पास ब्लैक नया बनेगा और मेरे पास एक ब्लू जो है वो पुराना वाला होगा। ये ब्लू मेरे पास पुराना वाला होगा। देखो ये ब्लैक के साथ एक ब्लैक बनेगा और ब्लू के साथ एक ब्लैक बनेगा, तो दोनों कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, अभी भी कंजर्व्ड हो रहा है, वो जो स्टार बनाया मैंने वो कंजर्व्ड है। ठीक है, सेकेंड डिवीजन के अंदर एक स्टैंड ब्लू है और एक स्टैंड ब्लैक है। हाँ सेकेंड डिवीजन के अंदर। अच्छा, उसमें ब्लैक आया है ना, ये रहा। थर्ड वाले के अंदर भी ब्लैक है, और यही ब्लैक फिर आपके पास ये जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के अंदर ये यहां पर ब्लैक मौजूद है, ये ब्लैक मौजूद है, ये चलता हुआ आ रहा है। यहां से जो चलता हुआ आ रहा था, ये यहां से यहां आया, यहां से फिर वो यहां आया, फिर यहां से फिर वो यहां आया। अच्छा, ये जो रेप्लिकेशन मैंने बनाई है सिर्फ एक डीएनए की बनाई है, यहां पर यही चीज एक और बार रिपीट हो रही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी तो डिवाइड कर रहा है, और यहां पर भी ये चीज दोबारा रिपीट हो रही होगी, यानी यही सेट दोबारा यहाँ पर बन रहा होगा इस एक की वजह से। तो यहाँ ये दूसरा इसका एक और सेट बना है ना, उसकी वजह से। तो यहाँ आपके पास दो हैं, दो से चार बनेंगे, यहाँ पर फिर छह बनेंगे आपके पास। तो दोनों सूरतों में आपके पास ये ब्लैक वाला यहाँ कंजर्व्ड हो रहा होगा। नहीं, सेम डीएनए तो नहीं होगा, डीएनए के जीन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे। जरूरी है कि हर स्ट्रैंड में ओल्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। देखो ना, मैंने यहाँ स्टार क्यों बनाया, स्टार इसीलिए बनाया कि यहाँ पर ये पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है। ये पुराना कहाँ से आया? ये पुराना है, ये पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी ब्लैक भी पुराना है। अब ये सारे के सारे पुराने आगे इनहेरिट होंगे। एक स्ट्रैंड, देखो नया डीएनए बन क्यों नहीं सकता? मैंने कहा कि छह बनेंगे ना यहाँ पर, एक दो अच्छा सॉरी चार बनेंगे, एक दो तीन चार, और फिर चार दोबारा बनेंगे, आठ बनेंगे यहाँ पर, आठ बनेंगे। देखो इन सब में जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगी, इंफॉर्मेशन चेंज ना हो, इसी वजह से सेल जो है वो एक स्ट्रैंड को अपने पास कंजर्व रख रहा है, कि उसी को देख के अब नई इंफॉर्मेशन बनेगी। इंफॉर्मेशन सेम रखनी, इसी वजह से स्ट्रैंड जो है वो अपने आप को बार बार डिवाइड नहीं कर रहा, सॉरी नया नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये छोटी सी बस एक इसकी बात थी, बहुत आसान सी, इसको देख लेना, एक बार इसको बुक में रीड कर लेना, बहुत आसान सा एक टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कोई खास एमसीक्यूज तो नहीं आते, लेकिन आप ऐसी कुछ लोकल जो इधर उधर कहीं अगर साल के तौर पे एमसीक्यूज वगैरह मिल रहे होते हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे डाल देते हैं एमसीक्यूज। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको वो एक आध एमसीक्यू इस तरह का दे दूंगा टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस की भी तो खास जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस में भी देख लेंगे अगर इसको करना होगा तो। लेकिन इससे इतने कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, ये सारे N14 में ही कर रहे हैं, ये सारे N14 में ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी।
अम, हाँ, एक बात ये अगर हो गई तो फिर मैं एक बात म्यूटेशन की बता रहा था। म्यूटेशन सुन लो किन किन वजहों से होती है। म्यूटेशन आपके पास आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से हो सकती है, कोई आपके पास जो है वो खतरनाक किस्म की डीएनए है, वो एक्सरेज हैं या गामा रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनके नतीजे में आपके पास जो है वो म्यूटेशन हो जाती है। हमने बीटल टेटम के अंदर देखा, उन्होंने म्यूटेट करवाया था एक्सरेज को यूज करते हुए। फिर आपके पास कुछ केमिकल म्यूटेजेंस हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स इस तरह के हैं कि अगर आप उनको पी लें, कुछ हो गया अगर आपको, आप पी लें वो, तो उनके पीने की वजह से आपको आपका डीएनए ऑल्टरेशन हो सकती है आपके अंदर। ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो है वो 3 चीजें दी हुई हैं उन्होंने। एक आयनाइजिंग रेडिएशंस अलग से दी हुई है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अलग से दी हुई है, और केमिकल म्यूटेशंस अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ 3 टाइप्स याद रख लेना कि कौन किसी तरीके से म्यूटेशन हो सकती है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा कोई इतना डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है। ये एस आई और बी, ये सरफेस, ये इंटरमीडिएट और ये बॉटम, सिर्फ इनकी पोजीशन बताई हुई है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम, आपके पास एक कंजर्व स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है? कंजर्व स्ट्रैंड आपके पास रखना जरूरी इसलिए होता है कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड ही ना हो, न्यूक्लियोटाइड को नए सिरे से बनना हो, तो न्यूक्लियोटाइड किसको रीड करके बनेगा? यानी पॉलीमरेज कहीं तो लगेगा। चलो पॉलीमरेज डीएनए पे ना भी लगे तो खुद बना दे वो नया डीएनए। कैसे बनाएगा वो नया डीएनए? किस चीज को देख के बनाएगा? अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन गलत लगा दी, उसने जीन्स कुछ गलत बना दिए, तो हम इंसान से कुछ और भी बन सकते हैं। इसीलिए उस एक डीएनए के एक स्ट्रैंड को कंजर्व होना जरूरी है कि उसको देख के वो कॉपी करेगा। आपका दोस्त है जिसके ऊपर, जिसके भरोसे आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वही आपको नकल ना करे तो आप पास कैसे होंगे? वही कहानी यहां पर भी है। ये अगर स्ट्रैंड यहां पर मौजूद ना हो जिसको देख के कॉपी किया जा रहा है, तो ये डीएनए नहीं बनेगा फिर दूसरा कोई। ठीक है। ये वो दोस्त है हमारा जो आगे बैठता है टेस्ट में। अच्छा। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मैं एक, देखो म्यूटेशन में पहले पढ़ा चुका था जब मैंने बीटल टेटम बताया था, म्यूटेशन की मैंने डेफिनेशन पढ़ा, बता दी थी म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी। उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूटेशन मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस चेंज होगा किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर जो कि आपके जीन्स में मौजूद है, और उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन या चेंज आने के नतीजे में आपके पास एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जो कि यूजली या तो इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिट भी हो जाता है, और आपके पास वो नॉर्मली परमानेंट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी ब्लू आइज की, रेड हेयर्स की, फिफ्थ फिंगर या सॉरी सिक्स्थ फिंगर की, ये सारी चीजें। हाँ। तो म्यूटेशन कभी भी आपके पास चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो म्यूटेशन को आप चेंज करने के लिए, किसी ने मुझसे शायद पूछा था, या यहाँ की क्लास है कोई और, कौन सी क्लास थी, कि अगर हमारे पास म्यूटेशन हो जाए तो हम क्या दोबारा म्यूटेशन कर सकते हैं उसको रिवर्स करने के लिए? नहीं, वो रिवर्स नहीं होगी, फिर कुछ और हो जाएगा। मतलब हो सकता है किसी और जगह पर हो जाए, क्योंकि म्यूटेशन यूजली रैंडम होती है। आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते कि हम इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो ये यहाँ से जो बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारी आंखें चेंज हो जाएंगी। तो म्यूटेशन दोनों टाइप्स की हैं, हार्मफुल भी हैं, और आपके पास कभी कभार बिल्कुल मिनिमल होती हैं, उसका इफेक्ट भी पता नहीं चलता आपके ऊपर। कभी कभार जो है वो अच्छी भी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी नीली आंखों की और इन सारी चीजों की। ठीक है। अच्छा। अम, हाँ, म्यूटेशन के नतीजे में जैसे आपने देखा नुकसानदेह, जैसे बीटल टेटम का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वो नुकसानदेह थी कि वो आर्जिनिन नहीं बना रहा था म्यूटेशन की वजह से। तो आपके पास प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपके पास प्लांट वो पूरा न्यूरोस्पोरा ही ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसका आज से हमने 2 चीजें देखी, मिसाल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव का देख लिया, और एक म्यूटेशन की